एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं पदार्थ के जो है प्रकार यानी कि द्रव्य के प्रकार, जिसे हम टाइप्स ऑफ मैटर कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम इसके पहले वाले लेक्चर में जो है केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था कि पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्य क्या होते हैं और उनकी जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया है। यदि आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट आकर के जो है वहां से उसको देख सकते हैं। पहले बात तो हम कल ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि जो मैटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, या इसे ही क्या बोलते हैं, हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। ये बोले थे कल। तो हमने कहा था कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, जो स्थान लेती हो, जो जगह लेती हो, उसके पास कुछ मासेस हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वो मैटर कहलाता है। यानी दोज थिंग्स व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मासेस इज नोन एज द मैटर। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं कल डिस्कस किया था, तो मैं फिर से उसको जो है उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो अब हम आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, इसके हम प्रकार देख लेते हैं कि आखिर में ये इसके प्रकार की मैटर्स के कितने टाइप्स आते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मैटर्स के टोटल जो है, अगर मेनली की बात करते हैं तो मेन जो है मेनली इसके जो है टोटल मेनली जो है इसके तीन टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जो सबको पता है ठोस, द्रव और गैस इसमें होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बाद में चल करके आगे चल करके दो और एडिशनल उसमें स्टेट्स आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं चौथा नंबर जो है प्लाज्मा आता है और पांचवा नंबर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आता है। तो अगर देखोगे प्रीवियस ईयर के पेपर में तो एक बार जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, एटलीस्ट अगर पीसीएस का भी नॉर्मली यूपी पीसीएस का जब भी हम साइंस या किसी भी चीज को ऐसे करते थे, केवल हम यूपी जुडिशरी का ही पेपर या एपीओ का हम नहीं देखते हैं साइंस का। आप जो है क्या करना कि जो यूपी पीसीएस पेपर कराता है, जो यूपी ट्रिपल एससी पेपर कराता है, उसका भी आप साइंस का पेपर उठा लो। ठीक है, तो देखोगे वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट जो फोर्थ स्टेट्स है मैटर का वो कौन सा है, तो वो प्लाज्मा है। ठीक है, और फिफ्थ स्टेट क्या है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो टोटल इसकी 5 स्टेट्स होते हैं और मैं लिख देता हूँ। पहला नंबर आता है सॉलिड, ठीक है, दूसरा नंबर आता है, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर आता है लिक्विड का, ठीक है, और तीसरा नंबर आता है जो है गैस का, चौथा नंबर आता है प्लाज्मा का, ठीक है, और पांचवा नंबर आता है बोस-आइंस्टाइन, पांचवा नंबर जिसको हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, कंडेंसेट या जिसे ही हम बीईसी, ठीक है, के नाम से जानते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने स्टेट हो गए, 5। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस लेवल पे हमको पांचों को जानना जरूरी है। तो एक एक करके जो है हम यहाँ पे ध्यान से पहले समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में। सॉलिड बोले तो ठोस, यानी कि जिसको हम ठोस के नाम से जानते हैं, सॉलिड के नाम से जानते हैं। अब देखो सॉलिड किसे कहेंगे, ठोस किसे कहेंगे, इस बात को आपको ध्यान से समझ लेना है कि ऐसा कोई भी पदार्थ, ठीक है, जिसके पास एक निश्चित आयतन हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो और शेप और साइज भी उसका निश्चित हो, उसके हम बोलेंगे क्या, ठोस। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वॉल्यूम यानी कि उसका क्या हो, आयतन हो और आकार दोनों निश्चित हो। ठीक है, यानी कि आयतन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, वॉल्यूम, ठीक है, और आकार यानी कि साइज। ये आयतन हो गया और आकार दोनों के दोनों क्या हो, निश्चित हो। ठीक है, निश्चित हो यानी कि डेफिनिट हो। तो हम क्या कहेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे सॉलिड। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना कि ठोस क्या होता है। तो कोई भी संसार की ऐसी भी कोई वस्तु जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, ठीक है, वो क्या होता है, ठोस होता है। अगर मान लो कि एक घर बना है जो इसमें ईंटें लगे हुए हैं, ठीक है, ईंटा तो सॉलिड है, ठोस है। तब ईंटे को अगर हम रख दें अभी फिलहाल में, तो पहली बात जितना उसका आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, तो यानी कि जितनी उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा। तो वो वॉल्यूम जो है क्या होगा,
जितना रहेगा वो हमेशा वही रहेगा, डेफिनेट रहेगा, फिक्स रहेगी उसकी वैल्यू, और उसका सेम और साइज भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, वही का वही रहेगा। तो इस तरह से जो है ये क्या हो गया, ये डेफिनेट हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसमें जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, इसमें गतिज ऊर्जा, ये भी याद रखना, गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, याद रखना, गतिज ऊर्जा क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वैसे तो हम बता देते हैं कि यहाँ पे मेंशन नहीं कर देता हूँ। ठीक है, ऊर्जा जो होती है, ये याद रखना, एनर्जी जो होती है जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं, वो दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, काइनेटिक एनर्जी, एक को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलेंगे हम लोग गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा, और इसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जब हम ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाएंगे तो एक ऐसी एनर्जी जो किसी स्टेट्स के वजह से हो, स्टैटिक पोजीशन के वजह से हो, तो स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है, रुका हुआ है, तो भी उसके पास ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और कोई अगर ऐसी एनर्जी जो मोशन के वजह से हो, यानी कि गति के वजह से आए ना, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम गतिज ऊर्जा। तो एनर्जी, ठीक है, विच प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन, यू नो द काइनेटिक एनर्जी, यानी गति ऊर्जा। तो अब तुम खुद बताओ, कोई ठोस है, और ठोस के अणु जो होते हैं, ये जो है, इसके मैं कल ही बता दिया था, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, या इसके जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, ये जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से जकड़े होते हैं, एक दूसरे से बहुत तेजी से बंधे होते हैं। तो बताओ, जब वो बंधे रहेंगे तो मूव कहाँ से कर पाएंगे, वो कहाँ से इधर उधर हिल डुल पाएंगे, तो बताओ उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा क्या। ठीक है, तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा वो बहुत ही क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, बहुत ही क्या होगा, मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। इसलिए यहाँ पे जो है गतिज ऊर्जा क्या होगा, यहाँ पे न्यूनतम होगा। अच्छा, दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या इसमें संपिंडता होती है, कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है। अब बताओ, ठोस को दबाओगे तो दबेगा क्या, जब किसी ऑब्जेक्ट को दबाने पे दब जाता है, कॉम्प्रेस हो जाता है, तो उसकी इस प्रॉपर्टीज को हम कॉम्प्रेसिबिलिटी बोलते हैं, संपिंडता बोलते हैं। तो ठोस दबेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसमें जो है संपिंडता जो है, कॉम्प्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं संपिंडता, संपिंडता। ठीक है, वो क्या होगा, वो भी जो है मिनिमम होगी, यानी कि वो भी क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो दोनों बात यहाँ ध्यान समझना। अब हम यहाँ पे ये अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ये आप समझ जाना कि ये न्यूनतम दोनों है। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी, इसकी गति ऊर्जा भी क्या होगी, न्यूनतम होगी। मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसका जो है संपिंडता जो है, संपिंडता जो है, ये भी क्या होगी, ये भी जो है मिनिमम होगी। इस बात को आप ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ से आपको पूछा जाता है। दूसरी बात, इनके जो अणुओं का जो है ना, वो बहुत नजदीक होंगे। तो नजदीक होने के वजह से जो है, मैं कल ही बता दिया था, देखो ऐसे यहाँ पे ऐसे मिले रहेंगे। ठीक है, तो इनमें से स्पेसेस होता है, जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाइड बोलते हैं। उसमें रिक्ति होते हैं, खाली जगह होता है, वाइड होता है। ठीक है, तो इनमें जो है एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो जिस सेम टाइप का है वो अंतर आणविक जो है स्थान होगा, और डिफरेंट टाइप का रहेगा तो अंतराणविक रहेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रहेगा, और आपस में जो फोर्स लगाएंगे वो इंटर या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगा करके वो बंधे रहेंगे। तो इस बात को यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ठोस के प्रकार देखें, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसको बोलेंगे ठोस के प्रकार। ध्यान से देखना, ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो कि एक होता है सेमी सॉलिड। ठीक है, सेमी सॉलिड में याद रखना कि सेमी सॉलिड में क्या होगा कि आधा जो है सॉलिड रहेगा, आधा लिक्विड होगा। प्रकार में तो दो ही होते हैं, मैं इसको अलग से मैं लिख पा रहा हूँ। ठीक है,
सेमी सॉलिड, ठीक है, सेमी सॉलिड, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ध ठोस। इसको भी समझो पहले। अर्ध ठोस क्या होता है? आधा जो है हाफ हिस्सा क्या होगा? सॉलिड होगा, यानी ठोस रहेगा, और आधा जो है क्या होगा ना, आधा जो वो लिक्विड फॉर्म होगा यानी द्रव होगा, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म बोलेंगे सेमी सॉलिड। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो अगर हम कर्ड ले लें, दही, ठीक है, दही बताओ, दही जो है आधा जो है, अगर कोई पूछे दही क्या है तो उसको हम बोलेंगे क्या? सेमी सॉलिड है, और क्या है यहाँ पे? सेमी लिक्विड है। तो इसका एग्जांपल हो गया दही हो गया, ठीक है। कोई जेल ले लो, जेल अगर है तो वो भी सेमी सॉलिड है और सेमी लिक्विड है। इस बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे टाइप्स में, इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको समझो। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको बोलते हैं। और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस, जिसको हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो यहां पे 2 हो गया, एक क्रिस्टलीय ठोस हो गया, दूसरा क्या हो गया? अक्रिस्टलीय ठोस हो गया, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। देखो नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है ना, इसको एक और से नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। याद, ये एमॉर्फस सॉलिड ही होता है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो है इंग्लिश में एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। अब देखो कैसे हम इन दोनों में बेसिक डिफरेंस करेंगे कि किसे हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, किसे कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। याद ध्यान समझो, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी सॉलिड जिसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो या ज्योमेट्रिकल शेप हो लेता हो, ठीक है। ऐसा कोई सॉलिड जिसका जो है जो उसका शेप हो वो ज्योमेट्रिकल शेप हो, ठीक है, या तो क्यूब के फॉर्म में हो या तो वो जो है क्यूबाइड के फॉर्म में हो, ठीक है। इस तरह से अगर उसका रहे, जैसे अब सोचो जो चीनी होता है, चीनी, ठीक है, तो चीनी का एक एक टुकड़ा जो क्यूब के फॉर्म में होता है ना, तो जो भी चीनी के पार्टिकल्स होते हैं सारे के सारे जो है कैसे होते हैं? वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। वैसे ही अगर देखो यहाँ पे पहले आती थी मिश्री, ठीक है, तो मिश्री जो है ना ऐसे अजीब से बड़े बड़े जो है सॉलिड के फॉर्म में रहती थी, ठीक है। तो अभी जो मिश्री आ रही है ना वो कैसे, जैसे चीनी छोटा दाना है तो वो बड़ा दाना के फॉर्म में रहेगी, ठीक है, लेकिन उसका क्यूब के फॉर्म में रहेगा। तो पहले जो आती थी इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, कभी उबड़ खाबड़, जैसे ऐसा सोचो रोड पे जो गिट्टक होती है, जो गिट्टी डाली जाती है, ठीक है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। कभी कोई गिट्टी जो है या गिट्टक थोड़ा सा छोटा होगा, टेढ़ा होगा, कभी कोई दूसरे शेप में होगा, है ना। पत्थर जो होती है तो अलग अलग शेप में होती है, तो वो जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के शेप में रहता है उसको हम बोलेंगे क्या? अक्रिस्टलीय सॉलिड, यानी कि नो एनी टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, यानी कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं होता है उसके पास, वो क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठोस तो होता है लेकिन अक्रिस्टलीय होता है। लेकिन दो सॉलिड हैविंग एनी टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इज नोन एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि ऐसा कोई ठोस जिसके पास ज्योमेट्रिकल शेप और साइज हो, चाहे वो किसी भी ज्योमेट्री का शेप और साइज और समान रूप से हो, उसको बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें जो है ज्योमेट्रिकल जो है एक निश्चित जो है ज्योमेट्रिकल आकार होनी चाहिए, ठीक है, एक निश्चित जो है वे ठोस जिनमें जो पदार्थ जो है क्या हो, एक जो है श्रेणी में एक व्यवस्थित हो, ठीक है। यानी कि एक काम यहाँ होगा कि एक जो है पहली बात ज्योमेट्रिकल शेप होनी चाहिए उसका, ठीक है, यानी कि ज्यामितीय आकार होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज ये रखना, ये आकार होगा, इसमें ज्यामितीय आकार होगा, ठीक है, इसमें ज्यामितीय आकार होगा। दूसरी बात जो है ना, ज्यामितीय आकार के साथ साथ जो है इसमें क्या होगा कि जो पदार्थ होंगे वो क्या होंगे, वो सारे के सारे जो एक ऑर्डर में व्यवस्थित होंगे, ठीक है। जो पार्टिकल्स होंगे उस पदार्थ के, ठीक है, आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, एक श्रेणी में जो है व्यवस्थित होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगा, ठीक है।
ये उबड़ खाबड़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज्ड, ठीक है, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर, ठीक है, वो किसी ऑर्डर में, ठीक है, वो नहीं रहेंगे। इस बात को ध्यान से समझो। तो जब ऑर्डर में ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे हम, उसको जो है हम लिख नहीं सकते, मतलब वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके एग्जांपल पहले समझो, सॉल्ट क्रिस्टल है ना, इसका एग्जांपल समझो। यहाँ पे एग्जांपल देखो, सॉल्ट हो गया, सॉल्ट के यानी नमक के जो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे। फिर शुगर के क्रिस्टल होते हैं, यानी कि चीनी के जो कण होते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, इसको एक्सेट्रा लिख देना, ETC, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लास हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, रबर हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, रबर हो गया। उसके बाद जो है, और मान लो जो है कोई स्टोन ले लो, स्टोन ले लो, ठीक है। तो ये सबों का जो है ना सेम अगर पैटर्न नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे जो है कहलाएंगे अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है सॉलिड के अलावा दूसरा नंबर जो है वो हम बात कर रहे हैं लिक्विड के बारे में, ठीक है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्या, द्रव, ठीक है। याद रखना, हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज मत होना कि द्रव और द्रव्य में अंतर है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझना है, ठीक है। तो द्रव क्या होता है, इसमें भी हम ध्यान से देखते हैं, ये वाला जो इसमें होता है वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जिसे हम आयतन बोलते हैं, आयतन, और एक होता है आकार, ठीक है, शेप और साइज जो होता है, ठीक है, शेप एंड साइज, ये दोनों चीज हमको देखना है। तो ये जो वॉल्यूम होता है वो तो निश्चित होता है, ठीक है, इसमें वॉल्यूम जो क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि डेफिनिट होता है, ठीक है। लेकिन ये जो शेप और साइज है ना वो अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित होती है, इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, है ना। इस बात को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे शेप और साइज क्या होगी, निश्चित होगी, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, वो जो है सॉरी वॉल्यूम क्या होगा, निश्चित होगा, लेकिन शेप और साइज क्या होगा, अनिश्चित होगा। और क्या चीज है इसमें देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी, ठीक है, इसमें जो है संपिंडता होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि इसमें संपिंडता होती है कि नहीं होती है। इसका आयतन और आकार तो निश्चित होता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो इसमें जो है ना अंतर आणविक जो बल होता है, अंतर आणविक बल, ठीक है, इसमें अंतर आणविक बल क्या होता है, ठोस से, ठीक है, ठोस से अधिक होता है, याद रखना, लेकिन गैस से कम होता है, ठीक है, ठोस से अधिक होता है लेकिन गैस से क्या होता है, कम होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, इसमें अंतर आणविक बल जो है याद रखना, ठीक है। इसमें जो है कंप्रेसिबिलिटी जो है बिल्कुल होती है, ठीक है, संपिंडता इसमें होती है, ठीक है, लेकिन हम इसको जो है संपिंडता अगर हम द्रव को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं इधर से निकल जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद हम देखिए इसकी तरलता की, ठीक है, इसके पास एक गुण होता है तरलता, ठीक है, क्या होता है, तरलता, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। तो ये तरलता क्या है, तो इसमें क्या होता है, तरलता के गुण के वजह से ही इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो अगर हम पानी को गिरा देंगे तो एक जगह से दूसरे का जो है तैरने लगता है, फ्लो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं कि वो फ्लूइडिटी कैरेक्टर है, उसमें प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है, ये तरल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में जो है ना, फ्लूइड में दो चीज आते हैं, याद रखना, एक तो हमारा जो है ये लिक्विड वाला आ जाता है, यानी कि द्रव आ जाते हैं, ठीक है, ये भी तरल की श्रेणी में आते हैं, दूसरा जो है गैस भी आ जाता है। तो ये द्रव और गैस दोनों के दोनों जो है क्या माने जाते हैं, दोनों के दोनों जो है वो फ्लूइड की श्रेणी में आते हैं, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है, दोनों के दोनों जो क्या होते हैं, ये फ्लूइड की श्रेणी में आते हैं, लिक्विड और ये गैस,
ये चीज आपको याद रखना चाहिए। तो हमने बताया कि आयतन और आयतन जो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है अनिश्चित यहाँ पे होते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, अब इसमें कह रहे हैं कि संपीड़ितता जो है, ठीक है, ठोस से अधिक होती है। मैंने अभी बताया था इसमें क्या होता है, ये तो हमने इसका हो गया, यहाँ पे वर्ड ऐसे, ठीक है। इसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, यही सब पूछता है क्या होता है इसमें, ठीक है। संपीड़ितता, तो संपीड़ितता क्या होगी, इसमें जो होती है ना, क्या होती है, ठोस से तो ज्यादा होगी, ठोस से अधिक होती है, ठीक है। लेकिन ठीक है, गैस से कम होती है, लेकिन गैस से कम होती है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, गैस से कम होती है। तो संपीड़ितता इसमें क्या होगी, इसमें जो है ज्यादा होगी गैस, ठोस की तुलना से, और गैस से जो कम होगी। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे इसमें जो है ना गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा जो है इसमें होती है, गैस में होती है, ठीक है। उसके बाद तो ये क्या होगा, फिर वही कहानी, ठोस से ज्यादा होगी, ठोस से अधिक होगी, ठीक है, लेकिन गैस से क्या होगी, गैस से कम होगी, ठीक है। ठोस से अधिक होगी लेकिन गैस से कम होगी। इसका एक चीज एग्जांपल पहले समझोगे, इसका एग्जांपल क्या है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम समझ लेते हैं, यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक बाल्टी बनाते हैं, ठीक है, ये बाल्टी है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक गिलास बनाते हैं छोटा, सपोज कर लो इसमें 2 लीटर है और ये 2 लीटर का गिलास है। तो अगर हम 2 लीटर जो है, अगर हम दूध उस गिलास में रखते हैं, सपोज कर लो ये 2 लीटर हम जो है दूध जो है इस गिलास में हमारे आ जाता है 2 लीटर दूध, इतना बड़ा गिलास है, तो ये पूरा भरा हुआ है इसमें, ठीक है। 2 लीटर हम इसी गिलास के दूध को जो हमने बाल्टी में डाल दिया, ठीक है। तो अब बाल्टी में पूरा तो भरेगा नहीं, मतलब पूरा बाल्टी तो भर नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा कि कुछ हिस्से यानी निचले वाले हिस्से तक यानी बाल्टी के वहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि 2 लीटर तो सेम है, ठीक है, जितना दूध इसमें था उतना दूध इसमें है, तो वॉल्यूम तो निश्चित है मेरा, बताओ वॉल्यूम जितने इसमें था उतने इसमें है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा गिलास भरा हुआ है, इसमें ये पूरा भरा नहीं है, ठीक है, यानी कि अनिश्चितता कौन हो गया, ये जो है आकार और साइज जो है उसका अनिश्चित हो गया। इसलिए जो हम इसको क्या बोलेंगे कि द्रव में जो है निश्चित होता है आकार, लेकिन ये जो है अनिश्चित होता है शेप और साइज, लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित होता है। इस बात को जो है ध्यान देना, ठीक है। गैस के बारे में ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो आयतन होता है, आयतन, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, और आकार, ठीक है, यानी कि सी, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों बोथ है ना, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये अनिश्चित होंगे, ये भी याद रखना, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अनिश्चित होंगे, इनडेफिनिट होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो है दोनों के दोनों ही क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। आयतन आकार जो है क्या होगा, निश्चित, दोनों मिलाकर के अनिश्चित होगा। तो फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूं कि अगर हम ठोस की बात करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं, तो उसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित था, डेफिनेट थे, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं गैस और लिक्विड में, तो लिक्विड में क्या होता है, आयतन जो होता है, आयतन जो है उसमें क्या होता है, वो निश्चित होता है, लेकिन आकार जो है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे हमारा गैस वाला हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें संपीड़ितता की, ठीक है, यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, यानी संपीड़ितता की, तो सर्वाधिक, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है। यानी कि अगर हम ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा गैस का होगा, फिर उसके बाद लिक्विड का होगा, ठीक है, और सबसे कम जो है इसका होगा, सॉलिड का होगा। तो ये हमारा जो है ऑर्डर है कॉम्प्रेसिबिलिटी का, ठीक है, ये आ रहा है। और अगर हम बात करें अंतर आणविक बल की,
ठीक है। अगर हम बात करें अंतर आणविक बल की, अंतर आणविक बल, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, अंतर आणविक बल जो सबसे ज्यादा गैस में होगा, फिर उसमें लिक्विड में होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है क्या होगा, गैस में होगा, लिक्विड में होगा, फिर ये सॉलिड में होगा, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा हमारा गैस का, ठीक है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है जो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैं पहले ही बता चुका हूं कि काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये मैक्सिमम होगी यानी कि सर्वाधिक होगी, तो इसमें गतिज ऊर्जा कैसी होगी, ये सर्वाधिक होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, ये गैस हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो चौथी स्टेट होती है, फोर्थ नंबर की, वो होती है प्लाज्मा, वो होती है क्या, प्लाज्मा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलेंगे। अब एक देखो, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, सबको पता है, देखो चौथी नंबर है, तो क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सी अवस्था है, तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए, या मैं लिख भी देता हूँ, ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है, पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो है ये एक्चुअली में प्लाज्मा क्या होता है, तो ये जो है ना ग्रुप होता है, ठीक है, ये आयनाइज्ड गैसों का एक समूह होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ आयनाइज्ड गैसेस, ठीक है, यानी कि आयनीकृत गैसों का समूह होता है, ठीक है। तो ये जो है आयनीकृत गैसों का एक क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप ऑफ आयनाइज्ड, ठीक है। आयनीकृत गैस में कौन कौन से आवेश जो है वो होते हैं, ठीक है। देखो पहली बात तो आयनाइज्ड समझ लो, आयनीकृत क्या होता है, जैसे मान लो ये Na है ना, Na सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज हो गया, ठीक है, ये तो गैस नहीं तो मेटल है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी गैस होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ऑक्सीजन ही ले लो, ठीक है, तो O पे 2 माइनस हो गया, ऑक्सीजन पे 2 माइनस हो गया, ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है N पे -3 हो गया, तो ये जो आयन है, इसमें आयनीकृत गैस है, इन्हीं सभी गैसों का क्या होता है, वो समूह होता है, ठीक है। याद रखना, ये जो है किसी परमाणु के आवेश को, आयनीकृत का मतलब क्या है, किसी भी परमाणु के ऊपर आवेश, ठीक है, किसी परमाणु के ऊपर आवेश, परमाणु पर आवेश लिख लो, ठीक है, परमाणु पर जो आवेश होता है, ठीक है, अब वो आवेश कैसा होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, उसी को हम बोलेंगे आयनीकृत। तो गैसों के आयनीकृत समूह को ही हम बोलते हैं। एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे देखो ये क्या होता है, एग्जांपल ले लो सन मतलब सूर्य, ठीक है। अब क्या होता है, ये सूर्य में जो है, सूर्य में जो एनर्जी का सोर्स होता है ये प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। इसमें जो है जो हमको दिखता है जो है वो प्लाज्मा ही होता है, और ये जो है जो सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, ठीक है। ये जो है ये एनर्जी का जो है बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक है। मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी यही है, मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो है सूर्य को माना जाता है। और सूर्य में जो है ये क्या होता है, सूर्य के अंदर देखो मैं यहाँ बना दूं, अगर ये सन है तो सन के अंदर जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों गैस ही हैं, ठीक है। इन दोनों का एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, जिसको बोलते हो फ्यूजन प्रोसेस, या इसको बोलते हो संलयन प्रक्रिया, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है, तो क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रोसेस से सन के पास यानी सूर्य के पास अपार ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का जो है ना यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है, संलयन होता है, जिसके वजह से जो है ये जो है एनर्जी का एक सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहाँ जो फ्यूजन हो रहा है वो देखो हाइड्रोजन और हीलियम का हो रहा है, यानी कि जो है ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन गैस है, देखो H पे 1 प्लस होता है,
ठीक है। हीलियम एक भी गैस है, हीलियम पे 2 प्लस होता है। ये हमारे आयनीकृत गैसों का, देखो आयनीकृत गैसों का क्या हो रहा है, समूह है, ठीक है। तो इसी को तो प्लाज्मा हम बोल रहे हैं, यानी कि सन के पास जो है ये चीज प्लाज्मा होता है, ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं। एक्चुअली में सन भी तो हमारा स्टार है, वो सन नजदीक होने की वजह से हमको दिखता है, यानी कि ये समझना कि स्टार इससे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनसे भी ज्यादा एनर्जी के सोर्स होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी होने की वजह से जो है वो हमको छोटे दिखाई देते हैं। इसलिए जो हम कहते हैं कि ये जो है जो भी स्टार्स, यानी जिसके पास खुद की लाइट हो, ऐसा कोई सन हो या स्टार हो, तो उनके पास जो है ना जो प्रोसेस होता है वो जो है फ्यूजन प्रोसेस से बनता है, और जो स्टेट्स दिखता है वो प्लाज्मा स्टेट्स कहलाती है, ठीक है। 5वां नंबर का जो स्टेट्स है जिसको हम बोलते हैं क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये हमारा जो है 5वां नंबर का स्टेट है, ठीक है। कौन सा नंबर का स्टेट है, पदार्थ की जो है ये कौन सी अवस्था है, 5वीं अवस्था है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्लाज्मा कौन सी अवस्था है, 4थी अवस्था है, ये कौन सी है, 5वीं अवस्था है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें जो है तापमान जो है परम शून्य ताप से नीचे चला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, यह पदार्थ की, ऐसे लिख लो, पदार्थ की ऐसी अवस्था है, अवस्था होती है जिसमें तापमान परम शून्य ताप से, परम शून्य ताप जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, से नीचे चली जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, पहली बात तो ये समझो, यहाँ पे जो परम शून्य ताप लिखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो क्या होता है, तो 0 डिग्री केल्विन, यानी कि 0 डिग्री केल्विन जो होता है वो होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो 273.15, ठीक है, 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इससे अगर नीचे चला गया, ठीक है, यानी 0 से नीचे चला गया तो क्या कहलाएगा, उसको कहते हैं हम लोग कि ये जो है ये वाली अवस्था जो होती है, यानी कि 0 केल्विन मतलब 273 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला आया, तो हम कहेंगे ऐसे स्टेट वाले जो भी पदार्थ होते हैं उसको हम बोलेंगे क्या, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखो ये जो इसकी खोज जो है, इसकी जो डिस्कवरी जो है वो 2 साइंटिस्ट मिलकर की थी, ठीक है। एक थे हमारे इंडिया के बोस, सचिंद्रनाथ बोस, ठीक है। और आइंस्टीन को तो कौन नहीं जानता है, ठीक है, तो आइंस्टीन थे। तो दोनों लोगों का जो है मिली भगत था, यानी कि दोनों लोग मिल करके जो, इन दोनों लोगों को प्रयास की वजह से जो है इसकी खोज जो है 1995 में, कब, 1995 में जो है इसकी डिस्कवरी कर ली जाती है, ठीक है। तो 1995 में जो है इसकी खोज की जाती है, इसलिए जो है इन दोनों के नाम पे, यानी इन दोनों के नाम पे पड़ेगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये बस इतना याद रखना कि परम शून्य ताप से वो नीचे चली जाए, तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोलेंगे, ऐसी अवस्था को हम बोलेंगे कि वो जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो हमने 5 स्टेट्स जो है क्लियर कराया। पहला नंबर क्या है, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित बनता है, तो इस वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखना है, और यदि इस चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।